फिर से बढ़ाती हूँ। सबको नमस्ते सभी। वेलकम वेलकम प्रियंका जी। ध्यान नेपाल ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी 1000 सीड्स ऑफ जॉय का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज आपसे 10th चैप्टर के बारे में जानकारी करेंगे। तो प्लीज इट्स ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं। स्वयं को एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती,
महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह बद्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है। के सातवें चक्र के माध्यम से अपने शरीर में इस प्रकाश को प्रवेश करते हुए और अपने हृदय चक्र में जाते हुए महसूस करें। प्रकाश आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है। सारे दिव्य प्राणियों का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है। इस प्रकाश को और गहराई में जाते हुए देखें। और गहराई में जब तक यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक न पहुंच जाए। इस प्रकाश के माध्यम से आपको यह जागरूकता होगी कि आप इस प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ समय तक इस स्थान में आराम करें। देखें कैसे प्रकाश हर कोशिका और हर अंग को ठीक करता है।
सांस लें। अपने मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप सांस छोड़ें, अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान रखें और अपनी नाक से हवा को बाहर निकलते हुए महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और इसे धीरे से बाहर निकालें। इसी तरह आराम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है। आपके पूरे शरीर को हील कर दिया है। प्रकाश को अपने अंदर छिपी सभी भावनाओं को प्रकट करने दें।
सभी भावनाएं जैसे अभाव, डर, नफरत, दुख, क्रोध, अपमान, शर्म, ईर्ष्या, और इन्हें आत्मा के भावों में बदलता हुआ अनुभव करें, जैसे आनंद, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, कृतज्ञता, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्मा की भावनाएं। जब आपकी भावनाएं आत्मा के भावों में परिवर्तित होती हैं, तब आपका अहंकार विलीन हो जाता है।
धीरे इस प्रकाश को आपके हृदय से बाहर निकलते हुए देखें और आपके कमरे में यह प्रकाश घूम रहा है। आपके चारों ओर एक सॉफ्ट गोल्डन ऑरा का निर्माण कर रहा है। आपके कमरे से ये प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। और फिर आपके पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। पक्षी, पेड़ और सारी प्रकृति इस गोल्डन प्रकाश में स्नान कर रही है। सारी इमारतें इस प्रकाश में डूबी हुई हैं। सारी प्रकृति इस दिव्य प्रकाश द्वारा स्पर्श किए जाने से खुशी और आनंद अनुभव कर रही है।
इस प्रकाश को देखें, यह आपके रहने वाले शहर में फैल रहा है। वहां से और भी दूर फैलकर पूरी पृथ्वी को आनंद और प्रेम से घेर लेता है। ब्रह्मांड के सभी संवेदनशील प्राणियों को आनंद, करुणा, शांति और मुक्ति से भरा ये गोल्डन प्रकाश भेजें। यह प्रकाश पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सारे मास्टर्स का, देवियों का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस ध्यान में। आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आपको आशीर्वाद देते हुए महादेवी, सरस्वती, महादेवी, लक्ष्मी,
धन्यवाद करते हैं इस जीवन के हर एक अनुभव का, अपने माता-पिता, मित्र, रिश्तेदार, हर उस व्यक्ति का जो हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद करते हैं सारे मास्टर्स का, गुरुओं का। करुणेश जी का, जिन्होंने इस किताब के माध्यम से इतना अमूल्य ज्ञान हम तक पहुंचाया। धीरे धीरे अपनी सांसों पे फोकस करें। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। Five, four, three, two, one। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू थैंक यू मैम, प्रियंका। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बहुत ध्यान था। गहरा ध्यान, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्यों प्रियंका, बहुत हाई एनर्जीज, बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ही गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच। नमस्ते प्रियंका जी। अरुण जी नमस्कार। नमस्ते संतोष जी, नमस्ते। वेलकम वेलकम। ध्यान थैंक में यू। पार करो। थैंक यू प्रियंका मैम।
Next. प्रियंका लेफ्ट हो गई है। क्या हुआ? नहीं, शायद कट गया था उनका, आ गई। ओके, अच्छा। सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, कोई वॉइस नहीं आ रही है प्रियंका की। हम्म, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत वो हो गई है, सब हो रहा है। नहीं, नो वॉइस। जी, आपका कट गया हेलो। था शायद कनेक्शन। हाँ हम्म, प्रियंका। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अभी आ रही है आवाज मेरी? अभी आई। हाँ, अब आ रही है आवाज। आ रही है। आत्मवंदन मास्टर्स, हम स्वाध्याय कर रहे हैं 1000 सीड्स ऑफ जॉय पर। सो हम आज चैप्टर 9 देखने वाले हैं, उसकी समरी देखने वाले हैं। चैप्टर 9 का नाम है द वुंडेड फेमिनाइन एंड द वुंडेड मैस्कुलाइन। जो मास्टर्स नए हैं उनको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देती हूँ कि यहाँ पे हम स्वाध्याय कर रहे हैं 1000 सीड्स ऑफ जॉय का। ये एक किताब है जो आनंदा करनीश जी ने लिखी है, और इस किताब में उन्होंने महादेवी लक्ष्मी और महादेवी सरस्वती से चैनलिंग के माध्यम से कन्वर्सेशन किया है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं, सेम जैसे भगवत गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ और उससे हमें ज्ञान मिला, तो उसी तरह यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी और सरस्वती जी से करुणेश जी ने ज्ञान लिया है। तो चैप्टर 9 का नाम है द वुंडेड फेमिनाइन एंड वुंडेड मैस्कुलाइन। तो इसका अर्थ है कि जो घायल स्त्री तत्व है और घायल पुरुष तत्व, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। सबसे पहले माँ कह रही है कि इन दोनों एस्पेक्ट्स को समझने से पहले आप ये समझने का प्रयास करिए कि ये होते क्या है। जिस तरह से जो भी चीज यूनिफाई करती है, एकत्व में लाती है, वो फेमिनाइन है, जैसे कि हार्ट। और जो भी चीज डिवाइड करती है, अलग अलग आपको विभाजित करती है, उसको मैस्कुलाइन बोलते हैं, जैसे कि मन। अगर आप थैंक यू। तो हार्ट जो होता है वो सूर्य की एनर्जी को दिखाता है, क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्टिव है, मतलब आत्म विश्लेषी, और अंदर से उसकी शाइन आती है। माइंड जो है वो मून की एनर्जी को दिखाता है, मन जो है वो मून की एनर्जी को दिखाता है, क्योंकि वो उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो अ, बाहर से लाइट लेके शाइन करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट, सन की लाइट को। तो इन दोनों का एग्जाम्पल देते हुए हमें यहाँ पे समझाया गया है कि मैस्कुलिन क्या होता है और फेमिनिन क्या होता है।
जनरली जो आदि के जो प्राचीन के जो कल्चर्स थे वो सन को फेमिनाइन और मून को मैस्कुलाइन ही समझते थे, लेकिन जैसे जैसे पितृसत्तात्मक सोच का उदय हुआ और वो जैसे वो उन्होंने टेक ओवर किया तो ये उल्टा हो गया, उसका मीनिंग हमें उल्टा समझाया गया कि सूर्य जो है वो मैस्कुलाइन है और मून फेमिनाइन है। पर माँ हमें यहाँ पे वो जो belief है हमारा वो करेक्ट कर रही है, यहाँ पे वो कह रही है कि नहीं, जैसे सूर्य पृथ्वी का पालन पोषण करता है, ये उसी तरह है जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसकी देखभाल करती है। मून जो है वो दूर है, वो दिखता है, लेकिन वो पिता के जैसे है, इसीलिए वो मैस्कुलिन है। तो ओवर द टाइम जितना हम जैसे जैसे काल परिवर्तित होता गया, जब तक हम यहाँ पहुंचे, हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो सब चेंज हो गई है, उसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो गई है। तो बाद में करुणेश जी ने पूछा, ओके हमें ये थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया कि मैस्कुलिन क्या होता है और फेमिनाइन क्या होता है। अभी एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे एयर, अर्थ, वाटर, फायर, ये भी इनके अंदर भी मैस्कुलिन, ये भी डिवाइडेड होते हैं। तो उन इन 4 एलिमेंट्स के बारे में आगे बात हुई है इन दोनों के बीच में। तो माँ कह रही है कि एयर जो है वो विचार को, थॉट को रिप्रेजेंट करता है, और अर्थ फिजिकलिटी को, जो भौतिक जगत हमारे आसपास है। तो ये दोनों मैस्कुलिन है। और पानी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और फायर सेंसुअलिटी को। तो ये दोनों फेमिनाइन है, क्योंकि ये एकत्व में लेके आते हैं, और एयर और अर्थ जो है वो अलग अलग करते हैं। इंडिविजुअल जो होल फेमिनाइन एनर्जी है उसको अलग अलग बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें तो। आगे माँ करुणेश जी बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों है, तो उसका इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूनिवर्स कैसे बनते हैं और कैसे जब ये जो डिवाइन बीइंग्स हैं, जैसे माँ कह रही है जैसे मैं और विष्णु, जब हम एक साथ आते हैं तो उसका अर्थ है कि फायर और वाटर एक साथ आ रहे हैं, और हमारे एक साथ आने से एक थॉट जनरेट होता है, उस थॉट से अर्थ का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो माँ कह रही है कि जरूरी नहीं है कि मैं आपके यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, कोई भी यूनिवर्स हो, क्योंकि पहले भी इस बुक में हमने देखा है, माँ ने हमें बताया था कि बहुत सारे यूनिवर्सेस है, अनलिमिटेड, उसका काउंटेबल नहीं है, वो उनको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस हैं। तो वहाँ पे माँ कह रही है कि जैसे इस तरह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, तो आप ऐसे समझिए, इसीलिए इन 4 एलिमेंट्स को मैस्कुलिन और फेमिनाइन कैटेगरीज में डिवाइड किया है उन्होंने। तो ये एक यूनिवर्स कैसे बॉर्न होता है, कैसे जन्म लेता है, वो बताया है। उसी तरह से माँ कह रही है आपका भी यूनिवर्स कोई 2 डिवाइन बीइंग्स के, मतलब फायर और वाटर के मिलने से बना है। उसके बाद जो थॉट बनता है, जो एक विचार आता है, और उस विचार के बाद पृथ्वी का जन्म होता है। तो आगे कर्णेश जी कहते हैं कि हाँ, जो मतलब आगे उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है उसमें उन्होंने बात की है कि जो बिलीव्स हमारे दिमाग में है कि एक स्त्री को कैसे होना चाहिए और एक पुरुष को कैसे होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। हम लोग बहुत ज्यादा सोसाइटल बिलीव्स के आधार पर अपनी सोच, हमारी जो हम जैसे विचार करते हैं वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ कह रही है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मेल और फीमेल का, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन बीज शेड करता है और कौन उसको नर्चर करता है। तो ये एसोसिएशन मेल और फीमेल का होता है, ना कि ये कि वो कौन से शरीर में है। ये जो हम सोचते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई फीमेल, कोई सोल फीमेल की बॉडी में है, तो
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बचपन से उनके साथ एसोसिएट कर लेते हैं कि अच्छा तुम लड़की हो तो तुम्हें ये चीजें आनी चाहिए, या ये चीजें तुम करना ही पड़ेगा तुम्हें, या कर ही लोगी तुम। लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर उस सोल का कैरेक्टर ऐसे डेवलप हो कि उसे नहीं हो इंटरेस्ट उन सब चीजों में। सिंपल सी बात है, जैसे खाना पकाना। कोई एक कोई कोई शेफ्स जो हैं दुनिया में सबसे अच्छे, ऐसे बोलते हैं कि बेस्ट शेफ्स जो हैं वो मेल हैं। तो लेकिन हमारी एक लिमिटेड, खाना बनाना जो है वो स्त्रियों का काम है, या फीमेल्स ज्यादा बेटर है खाना बनाने के लिए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो यहाँ पे माँ हमें समझाने की कोशिश कर रही है उसे समझने के लिए, कि कैसे हम, जो हमारी सोच है, पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं या सोसाइटी जो हमें सिखाती है, उससे हम कैसे ये दो लिंगों को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है रियलिटी में। जो जिस स्पेस में, जिस शून्यता में ये डिवाइन बीइंग्स रहते हैं, वहाँ पे ये फर्क नहीं है। इस वहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होता मेल और फीमेल का। क्या सही है क्या गलत है, ये सब जो है ये कल्चर से आता है। आगे जाके माँ कह रही है कि और इसी बेसिस पे लोग फिर आगे एक दूसरे को जज करना शुरू कर देते हैं कि अगर आप एक स्त्री हैं, आप वैसा बर्ताव नहीं कर रही हैं जैसे आपको करना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, तो फिर आप गलत हो ऐसे। और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और वहां से फिर सब कुछ सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वहां से शुरू हो जाता है। और वो जो फेमिनाइन है उसको वुंडेड फेमिनाइन, वो वुंडेड फेमिनाइन में बदल जाती है, मतलब घायल हो जाता है उसके अंदर का स्त्री तत्व। और वो जो ऐसे गुणों को दर्शाने लगती है, जैसे कि वो खुश नहीं है, इनसिक्योर है, अम, वो आनंद आनंद से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रही है। और सेम चीज पुरुषों के मामलों में भी वही चीज होती है कि अगर वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो थोड़े समय के बाद वो भी वुंडेड मैस्कुलाइन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वो ग्रीडी बन जाते हैं, बहुत लालच हो जाता है, बहुत ज्यादा ईगो आ जाती है, बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो जाते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के फिर एकदम उल्टा, जैसे इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो ये एकदम उल्टा बिहेव करने लग जाते हैं। मोस्टली जब हम कपल्स के बीच में देखते हैं डिफरेंसेस होते हैं, अगर एक पार्टनर एब्सेंट माइंडेड है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो दूसरा पार्टनर, उसको ऐसा लगता है कि मैं इमोशनली कहीं पे अटक गया हूँ, ये चीज आगे नहीं बढ़ रही है। फिर कंप्लेन्स शुरू होते हैं, और फिर झगड़े, और फिर और ज्यादा डिफरेंसेस। तो माँ कह रही है कि पहले के टाइम पे जब स्त्री तत्व जब स्त्री तत्व था, स्त्री तत्व ज्यादा पावर में था, उस समय एक बच्चे को जब उनका जन्म होता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कभी भी उन दोनों में कोई फर्क नहीं किया जाता था, या कुछ ऐसे कुछ अलग चीजें, स्पेसिफिक चीजें जो सिर्फ लड़की को करनी चाहिए और लड़के को नहीं, या कुछ लड़कों को करनी चाहिए, ऐसे सब नहीं था। दोनों को एक ही तरह का एटमॉस्फेयर मिलता था, और यही चीज फॉलो होती थी, इसीलिए ज्यादा दुख नहीं था, सफरिंग नहीं थी। पर जैसे जैसे आगे पितृसत्तात्मक सोच का उदय हुआ, ऐसी बिलीफ, ऐसी मान्यता बनाई गई कि मेल चाइल्ड, जो चाइल्ड है उसको लड़का ही होना चाहिए, और लड़कियों की वैल्यू कम है। तो इसी वजह से सारा जो है ये इम्बैलेंस हुआ, और उसका रिजल्ट हम अभी देख रहे हैं। तो और एक और एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से स्त्रियों को ज्यादा से ज्यादा कपड़ों में ढकने का प्रयास किया गया, उन्हें ऐसी एक बिलीफ क्रिएट की गई कि आपको सब कुछ कवर करके रखना है। तो ये भी एक तरीका है जिससे वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उससे क्या, उनके अंदर जो एक फेमिनाइन
एलिमेंट था जो जिससे कि वो आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर पाते, वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। जितना आनंद उनके अंदर होना चाहिए जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे, वो भी नहीं हो पा रहा। और एक धीरे धीरे क्या होता है, जब ये जो सारी फायर एनर्जी है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती, तो कभी कभी वो एक साथ एक्सप्रेस होती है, तो वो एक वॉल्केनो के रूप में बाहर आती है सारी एनर्जी। तो ये ठीक नहीं है और ये सबके लिए डेंजरस है, उनके लिए भी और उनके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए ज्यादातर माँ ने आगे बताया है कि जैसे जैसे एक स्त्री ओल्ड एज में जाने लगती है, वैसे वैसे उनका जो है नेचर बदलने लगता है और उनका स्वभाव जो है वो आनंद से हटकर और ज्यादा दुखी और ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। तो ये सब स्टेट का रीजन उन्होंने ये बताया है कि जब वो यंग थे तब उनको ज्यादा एक्सप्रेस करने की फ्रीडम नहीं थी, ज्यादा वो जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। इसका ये रिजल्ट उनको ओल्ड एज में देखने को मिलता है। तो ये जो इमोशनल अनबैलेंस है, इसकी वजह से ही ये सारे सफरिंग्स दुनिया में हम देखते हैं। आगे जाके और उन्होंने बोला है कि कभी कभी पुरुषों को फिर भी थोड़ी बहुत आज़ादी है खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करने की, या उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आगे जाके कुछ करे, कुछ बने या कुछ बनाए। लेकिन स्त्रियों से ऐसे ऐसे एक्सप्रेस उम्मीद नहीं की जाती। और दूसरा एस्पेक्ट, इसीलिए ये स्त्रियों के लिए बहुत कठिन है कि वो खुल के एक्सप्रेस कर पाए खुद को, और ये बहुत जरूरी भी है कि वो करें। और स्त्रियों पुरुषों को ऐसे चाहिए कि वो एक्सेप्टिंग हो, कि वो एक्सेप्ट करे कि ठीक है, मैं तुम्हारे जो ओपिनियंस है, तुम्हारे जो व्यूज हैं, उनको हम सुनने के लिए तैयार हैं और हम उन पे डिस्कशन कर सकते हैं या कुछ भी। दूसरी चीज, एक और एस्पेक्ट यहाँ पे इम्बैलेंस का जो बात की है माने, वो ये कि ये इस इम्बैलेंस की वजह से कुछ कुछ स्त्रियों के अंदर जो मैस्कुलिन एंगल हो, जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट होता है, वो वो बाहर नहीं आने देती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सोसाइटी उन्हें गलत समझेगी या उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये एक फियर हमेशा उनके अंदर रहता है। और अगर वो कभी अगर इस फियर से उन्होंने उससे एक्सप्रेस नहीं किया, फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो एकदम कोई रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया खुद को, जैसे वॉल्केनो का एग्जांपल हमने देखा, तो वो भी फिर ऐसे देखा जाता है कि ये बहुत ज्यादा, ये जो फिर जो समाज है वो उनको ऐसे बोलेगा कि ये बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग है, डोमिनेटिंग है। तो ये भी ठीक नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम सब ने अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एलिमेंट्स को बैलेंस में रखा, तो हम फिर हमें जो है किसी से एक्सेप्टेंस की वो अपेक्षा नहीं रहेगी, और हमारा जो सफरिंग है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे मानी ये भी बोले हैं कि हम मेडिटेशन से, योगा से, ऐसे होलिस्टिक प्रैक्टिसेस से अपनी दोनों एलिमेंट्स को, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एलिमेंट्स को अर्ली एज से ही अगर हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो हमें लेटर स्टेज में लाइफ के ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा दुख नहीं सहन करना पड़ेगा, फिजिकली भी नहीं और इमोशनली भी नहीं। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा उन्होंने दिया है कि जो ट्राइबल लोग होते हैं, ट्राइबल स्त्रियां जो होती हैं, और एक मॉडर्न जो एक स्त्री जो सिटी में रह रही है, तो उन दोनों के लाइफ को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जो ट्राइबल एरिया में जो स्त्री रह रही है या बहुत ज्यादा ऐसे गाँवों में, इंटीरियर्स में, उन्हें आजादी होती है खुलकर खुद को एक्सप्रेस करने की, इसलिए उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होती लेटर ऑन लाइफ में, कंपेयर टू एक ऐसी स्त्री, मॉडर्न स्त्री वुमेन जो सिटीज में वगैरह रहते हैं, मेन शहरों में वगैरह रहते हैं। उन्हें समाज ज्यादा
आगे एक्सप्रेस करने नहीं देता या अपने व्यूज रखने नहीं देता, तो उसकी वजह से उन्हें जो है लेटर स्टेजेस में लाइफ के काफी सफरिंग झेलनी पड़ती है। तो ये इस चैप्टर की समरी थी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर प्रियंका। अच्छा, मुझे लगा थैंक यू आज दीदी, थैंक यू। आज ये 10th चैप्टर आज नहीं हुआ, 9th हुआ है आज। 9th हुआ। हाँ हाँ, पिछली बार ये बात हुई थी कि अब 9th होगा, मुझे लगा 9th हो चुका। इसको करेक्शन कर दे, मैंने फ्लायर में थोड़ा चेंज। थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। Thank you so much. Thank you so much. क्योंकि वो इतनी बड़ी बुक है कि वैसे इट इज इजियर कि हम ऐसे समझ पा रहे हैं उसको और जान पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम। आपने you. पिछली बार जब से सीता माँ के बारे में बताया था, मैंने वो बुक की पीडीएफ पढ़ना शुरू की, बट अभी आप समझाए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आया। अच्छा लगा। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो फिर नेक्स्ट सैटरडे आप हो अवेलेबल? हाँ है। हाँ, तो फिर अभी अभी हमारा उनका कुछ डिफरेंट रूटीन हो गया है वेंकटेश सर का, तो हम सैटरडे यदि आप फ्री हो तो फिर हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है ना? फिर हाँ, फिर अभी और किसी मास्टर से में बात करेंगे। थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। थैंक यू सो मच।